আওয়াজ পাচ্ছি না। নীল সাউন্ড আসছে? ওকে স্যার, ঠিক है। स्टार्ट हो गया ना? हेलो, रिकॉर्डिंग। ओके सर, ओके। अच्छा देखो, बेसिकली मैं आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था सर, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सर ऐसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक प्रैक्टिकल काम है ना, मतलब इसको बैठे बैठे करना पड़ता है। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर जो जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है सर। सीए में बिना ही, हाँ, जैसे लास्ट दिन में इनकम टैक्स क्लास में बता रहा था, आप लोग इनकम टैक्स प्रिपेयर बन सकते हो। गवर्नमेंट खुद से प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप कंप्लीट सीए में बनने से पहले ही अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो एज ए इनकम टैक्स प्रिपेयर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये बात मैं लास्ट दिन इनकम टैक्स में बोला था, मतलब कल के क्लास में ही बोला था, सुबह के लाइव क्लास में। वैसा ही जीएसटी के बारे में भी मैंने किसी क्लास में ऑलरेडी एक बार बता दिया था कि जीएसटी मतलब प्रैक्टिशनर्स का एग्जाम भी होता है, ये भी सरकार का डायरेक्ट लाइसेंस होता है। इवन सीएमए के बाद तो इजीली मिलता है, बहुत इजीली, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि हमारे देश में ये सब फाइनेंशियल जो एरिया है, टैक्सेशन का जो एरिया है, इसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है, ये 3 सेगमेंट्स में जो लोग हैं ना, इनको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, सीएमए। तो गवर्नमेंट खुद चाहता है कि यही लोग सामने आए, बिकॉज इन पे क्या होगा, इस पे सर्विस अच्छा मिलेगा, है ना। ऐसे तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बट कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट आ सकता है। बट हाँ, जीएसटी के केस में थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस बना है, बट यस, ग्रेजुएट कैंडिडेट आ सकता है जो काफी दिनों से जीएसटी या किसी भी तरह से किसी न किसी फार्म के साथ कनेक्टेड है, वो भी बन सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। बाकी सर सीएमए लॉयर्स, इनका थोड़ा सा पहले मौका दिया जाता है, मतलब दे आर बेसिकली नोन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके सर, ये सब तो फिर समझ गया, ये इसमें क्या बड़ी बात है। सर बड़ा बात कुछ नहीं है, बस इतना बड़ा बात है कि आपको मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीक दे दिया था। इवन मैंने आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन किया था, याद है किसी को? जियाउल था, मुझे जितना पता है, ज्यादा लोग नहीं था सर, आजकल ऐसे भी ज्यादा लोग नहीं होता है। हाँ सर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंने आप लोगों को ना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग और इतना डिटेल्स में आपको बोला था कि कितना कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट, मतलब कितना टर्नओवर होने से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो भी स्टेट वाइज, है ना। स्टेट वाइज बात हुआ था, संपद भी था आई थिंक, कि रे संपद सीरीज ना, ये था ना सर। स्क्रीन शेयर है क्या? अरे बोलो सर। ओके सर, हाँ ठीक। वैसे तो एक ये, बार कोई चलाना करती हाँ हाँ, ये सब हो गया, मैं फिर से नहीं कराऊंगा रे बाबा, ठीक है। जिनका मिस है मैं उनको क्लास करने के लिए बोलूंगा, जो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे से ले ले, ठीक है। तो इसका पूरा लिस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर किया था मैंने, बहुत सारा एग्जांपल्स, केस स्टडीज बेसिकली, ठीक है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस में होता है, ये सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखा था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक ओवरऑल डिस्कशंस करूंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो, ऐसे ये एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी मैं एक शॉर्ट नोट्स पे बता दिया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, कौन कौन कर सकता है, किसके लिए मैंडेटरी है, हर एंगल से बहुत डिटेल्स क्लास था सर, ठीक है, जरूर कीजिएगा। आज मैं थोड़ा ओवरव्यू में बताऊंगा और पूरा कंप्लीशंस में बात करूंगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर पे भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ना रिगोरस एक ओवरव्यू डिस्कशंस करेंगे, पूरा प्रोसेस को बात करेंगे, और जो पॉइंट मैं लास्ट वीक नहीं बोला था वो वाला पॉइंट को आज ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने क्या नहीं बोला था सर, लास्ट वीक मैंने क्या बोला था वो पहले बोल देता हूँ। ऐसे मैं लास्ट वीक नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन में बात किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन पे बात किया था। फिर मैंने एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट में बात किया था, ठीक है। फिर मैंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस के अंदर बात किया था, ठीक है। मैंने यहाँ भी बात किया था पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका भी मैं स्टार्टिंग किया था, ठीक है। तो इसका भी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। ये नोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स है, समरी में है, बट आपको बहुत काम आता है।
वेयर एंड बाई वेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कहाँ करना है और कब करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। ये भी एक बहुत ही चर्चा का विषय है, आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, या कब जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे काउंट किया जाता है, या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको माना जाता है, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। फिर मैं आपको पूरा प्रोसीडियर बताने वाला हूँ, प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब GST रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है सर। ऐसे तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल काम है, जब प्रैक्टिकली करोगे आपको 2-4 बार करने के बाद ही दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे CA CMA वाले आजकल रिटर्न फाइलिंग भी सिखाते हैं ना सर इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी बताया जाता है। अगर वहां पर अगर आप भूल भी जाते हो, क्लास में अभी डिटेल्स में जान लो, ठीक है, फिर जब आप कोई फार्म के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, टैक्स फार्म के साथ या चार्टर्ड फार्म, CMA फार्म, CS फार्म, यहाँ पर ये सब चीज बड़ा कॉमन है सर। तो वहां पर आप इस सेम सिस्टम को फॉलो करना, और जो रिसेंट अपडेट रहेगा उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। हमेशा ये सब चीजों में अपडेट होता रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, प्रोसीडियर बेसिकली, ठीक है, प्रोसीडियर क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है सर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर अभी। हाँ सर, और क्या बताओगे सर? और मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर ऑफिसर्स क्या काम करते हैं, उनका भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो भी बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CTP एंड NRTP। CTP मीन्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड NRTP मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्पेशल है। कैसे स्पेशल है ये भी समझाने की जरूरत है, बताता हूँ। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कब किया जाता है, कैंसिल कब किया जाता है, ठीक है, और रिवोकेशन कब होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। और प्रोसीडियर फॉर कैंसिलेशन क्या है, ठीक है, किसी को अगर GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, सिंपल बात है सर, बिजनेस नहीं करोगे तो फिर GST रजिस्ट्रेशन रख के क्या काम, ठीक है। मतलब जब कंप्लायंस करना ही नहीं है तो फिर कंप्लायंस के साथ जुड़े रहने का तो कोई मतलब नहीं है। तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली कुछ डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग डे से बोले जा रहा हूँ कि GST रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको वो वाला फीलिंग आएगा जो डे टू डे काम आता है। और फिर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब अच्छा इसलिए लगेगा बिकॉज क्वेश्चन आंसर पढ़ने से हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुल मिला के 22 के आसपास क्वेश्चंस है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आपको बताऊं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर पे होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस कर लेना सर, ठीक है। मैं नोट्स अभी क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा अगर मैं प्रीवियसली नहीं किया तो। ओके सर, क्या बताएंगे वो तो बोल दिए, अब बताओ तो सही। ठीक है, ठीक है सर, बता देते हैं। अच्छा, the registration is in GST is PAN based and state specific, ठीक है। पैन बेस्ड है और स्टेट स्पेसिफिक है सर, ठीक है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है GST का नॉर्मल, ठीक है। तो ये GST का एक खास बात है, ये बात भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा, अनदर पॉइंट इज वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट के हिसाब से आपको एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन पे सारा स्टेट पे काम कर सकते हो। However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registrations for each of its place of business. ठीक है, one registration per state or union territory. However, a business entity having separate places of business in a state may obtain separate registrations for each of its place of business. ठीक है, ये भी वो कर सकता है। सर एक GST नंबर होता है, ठीक है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको प्यार से GST कहा जाता है या GSTIN कहा जाता है। ये एक 15 डिजिट नंबर होता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयर इन दिस GST इज मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन GSTN कॉमन पोर्टल। तो ये बेसिकली कहाँ से मिलता है? GSTN कॉमन पोर्टल से मिलता है, और GSTN कॉमन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको ये दिया जाता है, ठीक है। तो gst.government.in यहाँ पर जाके, ठीक है, ये सरकारी पोर्टल है, ठीक है, यहाँ जाके आप GST रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। कहाँ 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 कहाँ, ये देखो सर, क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी सर। टैक्स पेयर्स, ठीक है, टैक्स पेयर्स जो है वो रजिस्टर यहाँ करेगा।
अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स फाइंड आउट करना है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स अपने आप को रजिस्टर यहाँ करेगा और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स टैक्स पेयर्स को यहाँ फाइंड कर सकता है। सारा का सारा लिंक गिवन है, दिखाई दे रहा है ना सर? हेलो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है आज के डेट में, है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, ठीक है। सिर्फ जीएसटी का काम करके लोग पागल हो जा रहे हैं आजकल। हाँ, मतलब इतना काम है जीएसटी करते करते पागल। हाँ, बस आपको क्या करना है, थोड़ा अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल जनरेट करो और नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल एक होता है इनबॉर्न, दूसरा जिसके पास इनबॉर्न नहीं है वो थोड़ा अपने आप को बिल्डअप करे, जो जिसके पास वीकनेस है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल बनोगे, आप किसी भी हालत में अपने आप को एस्टेब्लिश कर ही दोगे, ये तो गारंटी है सर, ठीक है। ऐसे कहा जाता है, एक बंगाली में एक बहुत सुंदर एक मुहावरा है सर, क्या है जानते हो? कहता है कि, आई होप आप लोग भी सुने होंगे, कहता है सर कि সম্মানীয় মানুষের পেছনে চেয়ার দৌড়ায়, চেয়ারের পেছনে সম্মানীয় মানুষ দौड़ाए। कभी सुना है आप लोगों ने ये वाला बात? हाँ सर, मतलब अगर आप नॉलेजेबल होगे तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टेड बन जाओगे। तो जैसे जैसे आप नॉलेजेबल बन जाते हो ऑटोमेटिकली आप रिस्पेक्टेड हो जाते हो। तो जैसे जैसे आप रिस्पेक्टेड हो जाते हो ऑटोमेटिकली चेयर आपके पीछे भागा भागा आएगा, ठीक है। आपको चेयर के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। अब कोई बोलेगा सर ये 3 इडियट्स से चुराया, नहीं सर, बंगाली मुहावरा बहुत पुराना है। 3 इडियट्स तो 2 दिन कुछ पुराना मूवी है, कुछ दिन पहले। 3 इडियट्स में भी ये डायलॉग था ना सर? क्या क्या डायलॉग था, आप ही लोग बताओ मुझे, क्या डायलॉग था 3 इडियट्स में? अरे अरे कोई तो बताएगा, किसी को याद नहीं है? 3 इडियट्स का डायलॉग भूल गए क्या? कामयाबी के पीछे मत भागो, हाँ, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। याद आए? हाँ, कामयाब अपना आप आ जाएगा, वही बोल चले थे। एक्सेलेंट, अगर एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो कामयाबी आ जाएगा। वही बात है ना जो बंगाली मुहावरा सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी में भी होगा, पर मुझे हिंदी मुहावरा उतना अच्छा पता नहीं सर, बिकॉज मैं हिंदी फैमिली में बड़ा नहीं हुआ ना, बस हिंदी बात बोलना सीख गया, इतना काफी है। बंगाली मुहावरा आता है मुझे, बिकॉज इस नेचर में बड़ा हुआ तो मुझे आता है सर। भाई मैम को कुछ हिंदी मुहावरा आता है, बिकॉज मैम हिंदी बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं, ठीक है सर। देखो, तो registrations in GST is a PAN based and state specific. One registrations per state. However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registrations for each of its place of business. GST identification number called GST, a 15-digit number and a certificate of registrations incorporating therein this GST is made available to the applicant on the GSTN common portal. ठीक है, जैसे ही आप कॉमन पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर करते हो आपको जीएसटी दिया जाएगा, बट इतना आसान नहीं है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब जाके जीएसटी वगैरह असाइन किया जाता है, ठीक है। बेसिकली पैन बेस्ड है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम के बेसिस में पैन ही काम आता है ना सर। ये देखो सर, परमानेंट अकाउंट नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है, एकदम बिल्कुल मैंडेटरी, ठीक है। आजकल तो आधार का भी यूज बहुत ज्यादा हो गया है, बट पैन इस सब केस में एकदम मैंडेटरी है सर, ठीक है। अब आगे आगे मैं आपको और चीजें बताता हूँ, आप सुनते जाइए, ठीक है। और सवाल भी कुछ हो तो बीच बीच में पूछ लीजिएगा। सर पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में बोला था, आज समरी सुन लो। दोज हु एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो, सर लिमिट क्रॉस क्या होता है? सर अगर आपका लिमिट जो है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ना रे, कि आपको रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट का बात हो रहा है ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, यस और नो? हाँ सर। है ना, तो ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, वो अलग बात, बट नॉर्मली स्टेट के बेसिस में डिसाइड किया जाता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एवरीथिंग। अब आगे देख लो सर, जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा उनको करना होगा। अब लिमिट क्या है मैं लास्ट वीक बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, अगर बिजनेस किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप किसी को सक्सेशन कर रहे हो, ठीक है, पहले किसी के पास था अभी किसी के पास सक्सेशन में जा रहा है, तो ट्रांसफरी मतलब
जिनके पास न्यू बिजनेस आ रहा है, ठीक है, जो बेसिकली न्यू बिजनेस खरीद रहा है या फिर मिल रहा है किसी भी तरह से, ट्रांसफर लायबल टू रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ हिज बिजनेस। तो न्यू बिजनेस जो ले रहा है उनको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए। और एक बात सर, इन केस ऑफ एमलगामेशंस, डिमार्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा, है ना, दो कंपनी मिल रहा है, जैसे गाना है ना हिंदी में, बड़ा अच्छा गाना है, दो दिल मिल रहे हैं, हाँ, मगर चुपके चुपके नहीं मिलेगा, यहाँ पर सबको बता के मिलना पड़ेगा। हाँ सर, एमलगामेशंस क्या है, चुप चुप के मिलेंगे या सबको बता के मिलेंगे? वोडाफोन और आइडिया मार्च किया था, एमलगामेट हुआ था, तो सबको बोल के एमलगामेट हुआ था ना, चुप चुप के तो कोई बात है नहीं इधर। तो ये हो गया इन केस ऑफ एमलगामेशंस। डिमार्जर, ठीक है, अलग हो रहा है, बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और एनी अदर कॉन्सेप्ट, transferee liable to registered from the date on which register of companies issues incorporation certificate giving effect to order of high court etc। ठीक है, तो जैसे जैसे उनको बिजनेस न्यूली मिल जाता है तो उसका जीएसटी वगैरह न्यूली बिल्डअप हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज सरकार जो है ना सर, गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट बदल रहा है, ठीक है, आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट बदल जाएगा और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है। आप लोगों में बहुत बार दिखाया मनी पाइपलाइन, हाँ सर, गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए होता है, मनी पाइपलाइन मिलेगा क्या? कहाँ गायब हो गया मनी पाइपलाइन? नहीं दिखाया नहीं तो शायद कहीं पर हो गया। गवर्नमेंट मनी मिल रहा है, सॉरी सर, अभी नहीं मिल रहा है, बाद में दिखा देंगे। गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ के बारे में हमेशा वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि भाई कर लो, नहीं करने से ये दिक्कत कर देंगे, वो दिक्कत कर देंगे, वो पेनल्टी वगैरह में भी मैं लास्ट वीक बताया था। अच्छा, तो क्या क्या हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर का भी एक कॉन्सेप्ट था, टर्नओवर, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट का बात है उसको एग्रीगेट टर्नओवर भी कहा जाता है। टर्नओवर के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट डिपेंड करता है, तो टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज इक्वल्स टू एग्रीगेट टर्नओवर होता है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन, ठीक है, सेम पैन पे ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर देखा जाता है कि आपके स्टेट में, जिस स्टेट में आप मतलब बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने केस स्टडीज भी करवाया था, ठीक है, तो आपको समझाया गया था कि टर्नओवर के बेसिस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे मैंडेटरी होता है। तो लास्ट क्लास गो थ्रू करना बहुत जरूरी हो गया है, जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने भूल किया। सर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट का बात जो मैं कर रहा था, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट वीक सेक्शन वाइज बात किया था मैंने। अच्छा, ये जो 4 स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स का 4, हर कोई नहीं 4, ठीक है, इनके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट 10 लाख है। अगर आप 10 लाख तक टर्नओवर कर लेते हो, रजिस्टर कर लो, गुड्स हो या सर्विस। स्टेट विथ यूनियन टेरिटरीज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप 20 लाख का टर्नओवर कर लेते हो, एग्रीगेट टर्नओवर का काउंटिंग में आपको दिखाया लास्ट वीक, मैंने तो इसका केस स्टडीज भी करा के रखा, सो मस्ट गो थ्रू सर, कैसे ये एग्रीगेट टर्नओवर पर पहुंचा जाता है, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा के रखा। क्या रे, सोमपा और जियाउल को पता होगा? हाँ सर, आप लोग थे ना लाइव में, लाइव क्लास में? हाँ सर। सर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, इसका भी कैसे याद रखना है, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स और कुछ स्पेशल स्टेट्स कैसे कैसे उसको याद रखना है, ये भी मैंने लास्ट वीक बता के रखा था। तो इसमें हिमालयन स्टेट्स को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ये 11 टोटल है, उसमें से 4 को अलग करना पड़ता है, बाकी सब नॉर्मल में आते हैं। तो इसका एक अलग ही तरीका मैंने लास्ट वीक समझाया था रैंडमली क्लास में बताते बताते। तो इतना याद रखो, 20 लाख की कैटेगरीज में अरुणाचल आता है, मेघालय आता है, सिक्किम आता है, उत्तराखंड आता है, पौंडीचेरी आता है, तेलंगाना आता है, ठीक है। अच्छा सर, सर स्टेट एंड यूनिट थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस और बोथ, एंड गुड्स एंड सर्विस एंड 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब अगर सिर्फ गुड्स के साथ काम करता है तो 40 लाख तक लिमिट है, और गुड सर्विस मिला के करता है तो 20 लाख, या फिर सिर्फ सर्विस है तो भी 20 लाख। सर ऐसे स्टेट्स में आता है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल एंड बाकी जितना स्टेट बाकी रह गया। ऐसे भारत में स्टेट कितना है आज के डेट में? 28 स्टेट्स है और 9 यूटीज है, ठीक है। मैं रोज बताता हूँ, पहले 29 स्टेट्स हुआ करता था, कश्मीर पे 370 हटाने के बाद कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया,
एक आपका जम्मू एंड कश्मीर के नाम पे है, दूसरा आपका लद्दाख के नाम पे, ठीक है। तो 29 स्टेट में से 28 स्टेट्स, 28 मतलब जम्मू कश्मीर हट गया ना, तो स्टेट अभी और है नहीं जम्मू कश्मीर, 28 स्टेट्स हो गया और 9 यूटीज आ गया, ठीक है, बिकॉज एक जम्मू कश्मीर ऐड हुआ और दूसरा लद्दाख ऐड हुआ, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, तो फिर ये सब जो स्टेट्स का बात मैंने कहा, यहाँ पर अगर टर्नओवर आपका गुड्स का है तो 40 लाख तक लिमिट है रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद क्रॉस करने से ही या 40 लाख अचीव करने से ही रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट में आप आ जाते हो, आपको जीएसटी रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। और अगर आप गुड सर्विस मिला के करते हो या फिर ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप 20 लाख के ऊपर क्रॉस करने से ही, ठीक है, लिमिट 20 लाख है, क्रॉस करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये था थ्रेशोल्ड लिमिट का बात जो मैंने लास्ट वीक भी समझाया था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस कंपलसरी है, ठीक है, जैसे कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो, ठीक है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका प्रोडक्ट को क्या करते हो, सेल करते हो, तो अगर आप एक इंटर स्टेट सप्लायर हो तो फिर आपको सर मैंडेटरी है, आप ना कर ही लो तो अच्छा है, बिकॉज नहीं तो आप स्टेट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे सर, ठीक है। अगर आपको वेस्ट बंगाल से बिहार भेजना है, बिहार से उड़ीसा भेजना है, या उड़ीसा से मणिपुर भेजना है, मणिपुर से मिजोरम भेजना है, जहां पर भी, ठीक है, अगर आप अपना स्टेट को ट्रांसफर करके, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बेसिकली जिसको हम लोग इंटर स्टेट कहते हैं, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, बेंगलुरु, जहां जाना है, जाना चाहते हो, गुड्स को सप्लाई करना चाहते हो, तो सर आपको रजिस्ट्रेशन करना, मतलब लिमिटेशन का भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का भी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आपको कर लेना चाहिए। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, जो कैजुअल है, मतलब कभी कभी टैक्स प्रोवाइड करते हैं या कभी कभी आके बिजनेस करता है इस तरह का, तो इनके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बिकॉज ये रेगुलर बिजनेस नहीं करता, ठीक है। पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक बता के रखा डिटेल्स में, प्लीज लास्ट वीक का क्लास बार बार बोल रहा हूँ, रेफर कीजिएगा। ये पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई आप प्रिंसिपल एजेंट वाला खेल खेलते हो, मतलब अगर आप कोई एजेंट हो, ठीक है, तो अगर आप एजेंसी बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ए पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, दैट इज एन एजेंट ऑफ सम प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे आजकल होता है ना सर फ्रेंचाइज मॉडल, अरे फ्रेंचाइज मॉडल जानते हो कि नहीं जानते? फ्रेंचाइज मॉडल बहुत चलता है हाँ ना। सर। हाँ, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस का फ्रेंचाइज, हाँ, विराट कोहली का जिम का ब्रांड है तो फ्रेंचाइज ले सकते हो, मियाँ मोरे आपका इस तरह का जो केक शॉप का है, ठीक है, क्या क्या का फ्रेंचाइजी नहीं। आजकल तो सर एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी क्या बिक रहा है, हाँ, 25-25 लाख में लेफ्टाउन में खुला है एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला से इंस्पायर हो कि कितना सारा लोग चाय वाला बन गया, लेकिन कोई कोई आजकल बता रहा है कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है ठीक है। एक्चुअली बात क्या है, किसी को देख के थोड़ी ना कुछ करना चाहिए, कुछ तो अपना भी होता है ना। तो ठीक है, इंस्पायर होना अच्छा बात है, बट सर वो एक होता है ना, किशोर कुमार को फॉलो करके किशोर कुमार जैसा गाना बहुत लोगों ने गाया, पर हर कोई किशोर कुमार नहीं बन पाया। तो एग्जैक्टली वही वाला बात है, ठीक है। कुछ आप, স্যার নিজের মাইন্ড, हाँ बोलो। স্যার বিজনেস হবে তো স্যার নিজের মাইন্ড অন্য কারো দেখে থোড়ি বিজনেস হবে। नहीं, किसी से इंस्पायर जरूर हो सकते हैं ना कि भाई क्या মানে गाता স্যার है। আমি তাকে দেখলাম যে সে কিভাবে করলো, কিন্তু স্যার বাধ্য এই জিনিসটা আমাকে করতে হবে। एग्जैक्टली सर, ये बात मैं बोलूंगा। बहुत लोग आजकल सारा दिन यूट्यूब में मैं देखता हूँ यूथ को, अच्छा है, ये एक बहुत ही अच्छा सोच है कि आप सुनो, बिजनेस के बारे में सुन रहे हो कि ये बिजनेस अच्छा चल सकता है, वो बिजनेस अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन किसी को एकदम कॉपी बुक फॉलो करके भाई उसने किया तो मेरा भी अच्छा चलेगा, ये गलत फहमी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, आप किसी से इंस्पायर हो जाओ, ठीक है, बट किसी को अंधाधुन फॉलो मत करो, ठीक है। फॉलो करने से फॉलोअर ही रह जाओगे, है ना, फॉलो करने से फॉलोअर ही रह जाओगे सर। बोलते हैं कि लाइन वहीं से शुरू होता है जहां मैं खड़ा होता हूँ, है ना सर। तो आप भी वैसे ही कुछ करो, जहां पर आप खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। केष्टपुर में एमबीए चाय वाला के बाद मैं देख रहा हूँ सर, हर एक चौराहे में एक ऐसा टी स्टॉल, वो भी क्या फैंसी टी स्टॉल बना है, सीरियसली, ठीक है। केष्टपुर के मेन रोड पे 4-5 में वैसा सिमिलर टाइप का चाय वाला दिख रहा है यहाँ, मतलब गजब स्टाइल में, हाँ, जो पहले का जैसे पुराना दिन का चाय वाला सिस्टम में नहीं है, स्टाइलिश चाय वाला है, मतलब अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, किसी किसी का अच्छा चल रहा है, किसी किसी का थोड़ा सा देखता हूँ उतना नहीं, बट ठीक है, भगवान करे सबका चल जाए, ठीक है। बट एक गुड इंस्पिरेशन है कि चाय का दुकान खोलने में भी आजकल यूथ घबरा नहीं रहा है, जिसमें एमबीए चाय वाला ने दिखाया कि भाई हाँ,
हो सकता है। चलो अच्छा बात। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अच्छा, अगर आप रिवर्स चार्ज तो पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब अगर आप आरसीएम कैटेगरीज में आते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया सर, मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। तो पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इस केस में इस तरह के जो भी बिजनेसमैन रहेंगे जिनमें रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है सरकार के घर में, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो मस्ट पॉइंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर दिया भाई इनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल या स्टेट का नोटिफिकेशन है तब तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना, सरकारी नियम है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अच्छा, ये सब मैं बात लास्ट वीक काफी डिटेल्स में बोला जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बातचीत लास्ट वीक नहीं किया था, मैं आज कर लेता हूं सर। सर पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल बोले तो किसको ये साइट में आने का ही जरूरत नहीं है, gst.government.in में आने का जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। किसके लिए ये वाला रूल फॉलो होता है, हाँ, तो चलो जान लो सर कि किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सर पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ नॉट लायबल टू टैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ मतलब लायबल टू टैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, मतलब आप गुड्स या सर्विस दोनों बेच रहे हो, या गुड्स बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो जो लायबल टू टैक्स ही नहीं है, मतलब आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। सर इसके लिए मैं आपको एक और एक चीज रेफर करूंगा, एग्जेम्प्ट ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी का एक पूरा लंबा लिस्ट मैंने क्लास में डिस्कशन करके रखा, लिस्ट नहीं बोलूंगा, 2-3 क्लासेस है उसके अंदर, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मस्ट गो थ्रू जिन्होंने नहीं किया या भूल गए। एग्जेम्पशंस में डिटेल्स में बोला जाता है कि भाई किसको जीएसटी, किसका सर्विसेज जीएसटी में आता है, किसका सर्विसेज जीएसटी में नहीं आता है, ठीक है सर। तो पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और होनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ऐसे लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं, बढ़िया है। एग्रीकल्चरिस्ट, अरे वाह, इनका तो कोई नाम ही नहीं लेता, आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, जो लैंड से उठा के मार्केट में बेचने जाते हैं इनके लिए, ठीक है, इन्हीं को एग्रीकल्चरलिस्ट कहा जाएगा ना, एग्रीकल्चरिस्ट, सॉरी, ठीक है। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई करते हैं उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं बट 20 लाख तक का करता है, ठीक है, इनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है बट सर कर सकता है, जैसे कि आपको मैं बोला इंटरस्टेट में अच्छा जरूरी हो जाता है बट मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दिया जा सकता है। तो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख, सर 20 लाख कभी किसी के केस में 10 लाख भी हो सकता है, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है, इनके केस में 10 लाख तक आपका लिमिट है, ठीक है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्टेड गुड्स जो होते हैं अप टू 20 लाख तक का भी अगर कोई करता है ना, तो इनके केस में स्पेशल छूट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना लायबल नहीं है सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स 20 लाख का, मतलब आप रेगुलर बेसिस में नहीं करते, कभी कभी करते हो, बट जब भी करते हो 20 लाख के अंदर करते हो और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट करते हो, तो इन दैट केस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी ऐसे केसेस में जो हैंडीक्राफ्ट में काम करता है, जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड है, ठीक है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, भारत का नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट के बारे में मैंने आपको एक बहुत सारे जगह में हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, जो लोग सीएस में, कौन सा क्लास है, जूरिस्प्रूडेंस में, किसमें बताया था रे, एसबीईसी में, किसमें बताया था, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज मोस्ट प्रोबब्ली, हाँ हाँ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में एक लॉ था, उस लॉ के अंदर मैंने आप लोगों को जीआई मतलब ग्लोबल जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस के बारे में एक लॉ पढ़ाया था, जीआई लॉ,
एक्सीलेंस है ना सर, उसमें स्टार्टअप हाँ पेटेंट कॉपीराइट और जीआई के बारे में, जैसे कि ओडिशा रसगुल्ला, दार्जिलिंग टी के बारे में बोला था ना कि भारत का पहला जीआई टैग वाला है। जीआई टैग का मतलब है कि दुनिया भर में ये ग्लोबल आइडेंटिटी मिलता है इनको, डब्ल्यूटीओ भी उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे भारत में 300-350 प्रोडक्ट है, ठीक है। सर तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मे बी। हाँ हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जीआई को मैं एक साथ पढ़ाया था, ठीक है। ये सीएस में है सब, बाकी सीएस सीएमए में इसके बारे में डिटेल्स उतना है नहीं। तो जो भी हो, ये भी एक बहुत ही अच्छा लॉ है। तो बेसिकली मैं हैंडीक्राफ्ट का भी वहाँ पर जिक्र किया था, जैसे कि मणिपुर का ज्योति था क्लास में, मैं ज्योति मणिपुर से हैं, तो मैं ज्योति से पूछा था, कुछ नाम था मैइतेई लैंग्वेज में था। मैइतेई मतलब मणिपुरी लैंग्वेज को मैइतेई बोलते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है वो लैंग्वेज, बेसिकली वो टिबेटो बार्मन लैंग्वेज है, ठीक है। मैइतेई लैंग्वेज टिबेटो बार्मन फैमिली से है, तो बर्मा, टिबेट और कुछ इंडियन लैंग्वेज थोड़ा बहुत मिक्सड अप है, तो मुझे तो एकदम समझ में नहीं आता। तो ज्योति ने थोड़ा सा हेल्प किया था। मणिपुरी हैंडीक्राफ्ट, ऐसे मणिपुर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। मणिपुर में एक मार्केट है सर, ईमा कैथल बोल के, ठीक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा वोमेन्स रन मार्केट है सर, दुनिया का भी है, मोस्ट प्रोबेबली एशिया का कहा जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, ईमा कैथल, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट वोमेन रन मार्केट सर। कभी अगर मणिपुर गए हैं तो जरूर देखिएगा। मैं तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट नहीं गया सर, मौका नहीं मिला, मैं जाऊंगा तो जरूर देखूंगा। कोई नॉर्थ ईस्ट घुमा है? ये तो अभिषेक शायद गया होगा, बिकॉज अभिषेक नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिन सर रहा है। अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गया है? नहीं सर, घूमने गया था? अरुणाचल प्रदेश बहुत पहले छोटे थे तब। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश गया था। थोड़ा नीचे आता तो मणिपुर घूमने का मौका मिलता। ठीक है, जाना सर। दो चीज बहुत फेमस है मणिपुर का, एक है लोकटाक लेक, लेक में लोगों का घर भी है। लेक के अंदर घर मतलब एकदम सर जैसे डाल लेक जैसा नहीं, डाल लेक में तो शिकारा में रहते हैं, लोकटाक लेक में सर इसके अंदर रहता है, मतलब वो मिट्टी है उसके अंदर, एक गजब गजब टाइप का है लोकटाक लेक। पोजीशन चेंज हो जाता है, बहुत ही गजब है, कभी जाना देखने के लिए। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट बहुत फोकस किया है नॉर्थ ईस्ट में रेल, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। अरुणाचल में तो भी रेल लाइन बन गया सर, अरुणाचल, आसाम से अरुणाचल बॉगीबिल रेल और एक रेल लाइन बना है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। मतलब गजब का डेवलपमेंट हुआ है सर, मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ था, इस बार ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, इवन फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन भी मणिपुर तक जा रहा है सर, लोकल नहीं, मालगाड़ी, सॉरी मालगाड़ी जा रहा है। अच्छा, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख तक का है, तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी नहीं आएगा। तो ये पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर आता। समझ में आ गया सर? अरे थोड़ा बताइएगा हाँ ना, अगर है कुछ तो बताओ। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फ्रेश बातें हैं थोड़ा। वेयर एंड बाई व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कहाँ अप्लाई करना है और कब करना। सर पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सर ये सेक्शन के बारे में ना मैं प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल्स डिस्कशन किया, ठीक है। सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 ये दोनों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में बहुत ही फेमस माना जाता है, और मैंने दोनों सेक्शंस के बारे में आपके साथ क्लास में काफ़ी डिटेल्स में बात किया। ये देखो सर, ये हमारा सेक्शंस का एरिया है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे आपको जानना चाहिए। जस्ट लुक एट हियर, सेक्शन 22 पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में बात करता है। सेक्शन 23 जो मैं अभी अभी आपको बोला, सेक्शन पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन उठा के बात करना जरूरी है सर, बिकॉज ये लॉ है, ठीक है, और लॉ सेक्शन के बिना अधूरा है, ठीक है। तो बेसिकली बिना सेक्शन का प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम कुछ नहीं, काम करने में दिक्कत हो जाएगा, कहाँ लिखा है, हर जगह में प्रूफ करना पड़ता है। लॉ क्या है? प्रूफ दिखाते हैं कि लॉ में लिखा है तो फॉलो करना है, लॉ में नहीं लिखा है तो फॉलो नहीं करना है। सर ये सिस्टम कहाँ से आया है? सर ये सदियों से चले आ रहे हैं, है ना, सदियों से। मतलब जैसे पहले तो कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं था, जैसे अभी तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, फिर भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में दिक्कत हो रहा है,
कुछ है सर, कुछ पागल टाइप के लोग अभी भी हैं हमारे देश में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में दिक्कत होता है। अभी भी अपना अपना पर्सनल लॉ, तो किसी को कुछ बोलोगे ना, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, डजेंट मैटर सर। मैटर इज दैट वो बोलेगा कि लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ चीज फॉलो करने का आदत हो चुका है ना सर, तो ये आदत तो रहेगा, चाहे वो कोई भी धर्म के साथ जुड़े हुए बात हो। धर्म एक्चुअली धर्म क्या है, ये जो धर्म का बात है ये एक्चुअली लॉ ही है, ठीक है, जो एक टाइम पे इंसान को जीना सिखाता था, जीने का तरीका बताता था, समाज व्यवस्था के बारे में बताता था, ठीक है। जैसे अगर आप भारत के अंदर जो भी धर्म बना है, ठीक है, जैसे कि अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को देखोगे, जैन स्क्रिप्चर्स को देखोगे, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को देखोगे, सिख स्क्रिप्चर्स को देखोगे, ये भारत में बना है। मुस्लिम या इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जो है भारत में बना नहीं है, भारत में कुछ अमेंडमेंट हुआ है इसका भारत के हिसाब से, बट मेनली ये अरबियन नेशंस में मेनली इसका बिल्डअप हुआ है। तो अगर मैं भारत के अंदर का बात करूं, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये बेसिकली जनजाति के जीवन चर्चा के ऊपर, ठीक है, कि उस एरिया में लोग जो है वो जहां पर भी रहता था वहां का सिस्टम के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब आदब कायदा के बारे में बात करता है। तो लॉ जो है ना सर, ये लिखा रहता था, ठीक है। जैसे आज भी अगर आप देखोगे कुरान हो या वेद हो या गीता हो, वर्ड्स उठा उठा के बात करते हैं, या बाइबल हो, ठीक है, किस पेज में किस स्टैंजा में क्या लिखा है, इस तरह से बात करते हैं, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं। ऑब्वियसली मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर। तो सिमिलरली जो आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या फिर कोई लॉ होता है, वो भी सिमिलर पैटर्न में बना हुआ है, सिमिलर पैटर्न में, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर मैटर जो आज के डेट में समाज के लिए जरूरी समझा गया, ठीक है, 1947 में, 1950s में, 1955 में, जो जीएसटी लॉ तो लेटेस्ट में आया है सर भारत में 2017 में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि समय के साथ साथ, जैसे इससे पहले वैट था, तो वैट को ही कंटिन्यू कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया ना कंटिन्यू, क्यों? बिकॉज समय का मांग था, कुछ चीजें बदलना पड़ा, अपडेटेड तो होना पड़ेगा। हम लोग कपड़ा बदले हैं समय के हिसाब से, हाँ, हमारा स्टाइल का स्टेटमेंट बदल गया है, तो फिर कुछ चीजें बदल देना चाहिए, जो उस समय ठीक लगा था आज ठीक नहीं है, तो फिर बदल डालो ना सर। ठीक करना मतलब ठीक है कि गलत है कैसे समझ में आता है सर? ये अंतरात्मा को पूछने से समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है, ठीक है। अब सदियों से चले आ रहे हैं बोल के सभी चीज सही होगा, ऐसा बात तो बिल्कुल गलत बात है। कम से कम एडुकेटेड लोग जब ऐसा बात करता है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाते हैं। एडुकेटेड मतलब कुछ लोग है डिग्रीधारी, बहुत स्कॉलर्स है, फिर भी ऐसा ऐसा बात करता है, किसी भी धर्म के हो, ठीक है, सुन के ना दिमाग में लगता है कि कान के नीचे लगा दूं। हाँ, भाई 2022 में मतलब आदम जमाने का बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। तो एग्जैक्टली सर। तो चलो सर जीएसटी में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सेक्शंस का इंपॉर्टेंस समझा रहा था ना सर, सेक्शन क्यों जरूरी होता है। कोई बोलेगा सर सेक्शन याद रखना जरूरी है कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं सर कि सर सेक्शन याद रखें। सर याद सिर्फ ना, लिखना भी पड़ता है एग्जाम में, गलत सेक्शन के कारण मार्क्स काटा जाता है, ठीक है, और सेक्शन ना देने के कारण भी मार्क्स कम मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन 22 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया, 23 में पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बोला गया, जो मैं अभी अभी आपको बोल के आया। सेक्शन 25 भी पढ़ेंगे ना अभी, प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये भी बता देंगे। सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब सीटीपी एंड एनआरटीपी, इनके बारे में बोला है, स्पेशल प्रोविजंस है। सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बस ये थोड़ा सा मैं पढ़ा दिया। अब देखो सर, दिमाग को थोड़ा सा लोड देना आपका काम है, थोड़ा सा लोड दे दीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए जरूरी है लोड देना, फिर जब जरूरी होगा खाली भी कर देना। हाँ कब एग्जाम में खाली करने की जरूरत पड़ता है, अनलोड करो, अभी लोड कर लो फिर एग्जाम में अनलोड कर देना। ओके, तो वेयर एंड व्हेन, by when to apply for registration, person who is liable to be registered under section 22 and 24, एक है casual, एक है compulsory, in every such state or union territory in which he is so liable, जब भी उसको liability आता है, ठीक है। जैसे कि liability कब आता है, जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कर देना पड़ेगा। और क्या, आपको जीएसटी, आपका सेल इतना होता है, आपका टर्नओवर होता है, तो कर दो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सरकार तो बोल रहा है कर दो रजिस्ट्रेशन,
नहीं करना है, छुपाना है इनकम, इतना टैक्स नहीं देना है सरकार को, फिर रेड करेगा तो फंसीगा। हाँ सर, जब रेड डालेगा आपके घर पे, ठीक है, ये आपके छापामारी होता है ना सर, छापामारी होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस दिन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया सर, देखा आपने, कुछ उनके घर से 17 करोड़ के आसपास कुछ मिला, 17 करोड़ समथिंग, कहाँ से आया, छापामारी कर दिया सर, परसों का बात है सर। रोज ना कोई निकल ही रहा है। बेसिकली देखो सर, क्यों निकल रहा है सर, मतलब ऐसे हम लोग एक बोलते हैं ना, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या होता है, ऐसा ही होता है। जो जानकार इंसान है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे देश में इलिटरेसी बहुत है, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इलिटरेट लोगों के लिए देश आगे नहीं बढ़ता कि लिटरेट लोगों के लिए देश आगे नहीं बढ़ता? मेरे को तो लगता है इलिटरेसी जो है वो तो देश को स्लो थोड़ा करता ही है, वो तो अलग बात, बट देश को सबसे बड़ा मतलब जो प्रॉब्लम है वो कौन पहुंचाता है चोट, लिटरेट लोग सर, जो नॉलेजेबल है, ठीक है, जिनको हर चीज का ज्ञान हो, वो जब अपना ज्ञान का पालन नहीं करता ना, चाहे उसमें मैं भी हूँ या कोई और भी हो सकता है, जिनको नॉलेज है, वो अगर वो अपना नॉलेज का पालन नहीं करता या अपना ड्यूटी नहीं पालन करता, तो देश को सबसे ज्यादा चोट पहुंचता है। ठीक है, इलिटरेसी लोगों के लिए नहीं होता, इलिटरेट लोगों के लिए देश में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जो इलिटरेट है वो इलिटरेट ही रहे, ज्यादा लिटरेसी का जरूरत नहीं है। कि थोड़ा गुस्सा में बोल देता हूँ, क्योंकि लिटरेट होने के बाद क्या होता है वो तो दिख ही रहा है। इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, तो जब भी उसका लायबिलिटीज बन जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के कारण, कर दो रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन उसका लायबिलिटी बन जाता है 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया 30 days कब से? हेलो, बोलो सर, 30 days का काउंटिंग कब से होगा, समझ में आ गया ना? हाँ जिस दिन उसका लायबिलिटी बन जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर। बढ़िया है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच ही इज सो लायबल, मैं आपको आगे इनके बारे में बताऊंगा, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप कैजुअल वाले हो या एनआरटीपी हो, मतलब आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, तो सरकार को आपको पहचानना जरूरी है ना सर। पहचान कौन, बेसिकली रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? हाँ, रजिस्ट्रेशन क्यों करना है सरकार के लिए, आप क्या बन जाते हो, पहचान कौन का हिस्सा बन जाते हो, पहचान कौन। ठीक है भाई, देखो देखो ये कौन है, इनको पकड़ो, इनको पहचानो, ठीक है, कहीं छुप के तो ना निकल जाए, है ना। तो छुप के निकलने का जगह नहीं देना चाहता गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी कुछ मजबूरी है सर, ठीक है, भारत जैसे देश है, मजबूरी तो होगा, है ना। मजबूरी क्यों है सर, आबादी का बहुत भीड़ है, ठीक है, और यहाँ पर छुपना बहुत आसान है। भारत दुनिया का ऐसा एक देश है जहाँ कोई भी आके छुप सकता है कहीं और जाओगे तो शायद ढूंढ लेगा, बट भारत में इजीली छुप सकते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर अगर दुनिया भर में किसी को लुको चुरी खेलना है, हाँ, या लुका छुपी खेलना है, तो भारत आ जाओ, छुप जाओ, नो प्रॉब्लम, सेफ एरिया है, कोई भी आ सकता है। ऐसे आजकल कुछ गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे हैं ना, दुनिया में जो भी जहां पर भी है, भारत में आ जाओ, ठीक है, हम सबको रख लेंगे, छुपने के लिए जगह है यहाँ पर, नो इशू। 140 है और 40 करोड़ भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एनआरसी, ये सब बंद करने बोलो, मतलब नाम उठाना ही बेकार है ना सर। आई होप कि आप मेरा बात समझ पा रहे हो। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, इनडायरेक्ट वे में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये एनआरटीपी या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी में जो है, इनको कम से कम 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, ठीक है, इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच ही इज सो लायबल। ओके सर, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन और यूआईएन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है सर। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वॉलेंटरी क्या है, आपको कोई करने नहीं बोल रहा है, फिर भी आप करोगे, सर जरूरी है करना, प्लीज टेल मी। कोई जरूरी नहीं है, सरकार भी बोला कि ना भी करोगे तो भी चलेगा, फिर भी आप करोगे क्या, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, क्या कुछ फायदा है आपको करके? हाँ
क्या फायदा है बोलो। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे कि बैंक से लोन लेने में और सब्सिडीज के लिए जो सरकार से मिल जाए। एकदम सर, बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूँ सर। बेसिकली देखो, आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, बैंक में लोन का बात क्यों बोला था, देखो सर, लोन एक बहुत जरूरी चीज होता है। आपको जिंदगी में किसी भी टाइम पे ना आपको लोन का जरूरत पड़ सकता है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को लोन चाहिए ही नहीं, मानो कि 18 साल की उम्र में वो सोच रहा है, या 20 साल की उम्र में वो सोच रहा है भाई लोन का क्या मेरे को जरूरत है। ठीक है, इतना सारा बात सरकार को बोलने का भी क्या जरूरत है, लोन लेके क्या क्या करूंगा मैं। मन ही मन में वो सोच रहा है, बट सोच विचार करने से पहले आपका दूर का सोच भी होना चाहिए। देखो, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मैं तो बोलता हूँ सर आप सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लो। हाँ सर, जीरो, कोई टैक्स नहीं देना है। कुछ भी एक बिजनेस बनाओ, ठीक है, बिजनेस का कुछ भी एक टर्नओवर शो करो, ठीक है, 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा दिखा दो या 2.5 लाख तक दिखा दो, और जीरो रिटर्न फाइल करो। बिकॉज रिटर्न फाइल करने के 2.5 लाख तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, 2,50,000 कर दो। क्यों सर, डुप्लीकेसी करना है, रिटर्न फाइल करेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा। अरे सर बात नहीं समझे आप, डुप्लीकेसी धीरे धीरे करना बंद हो जाएगा। अगर किसी को डुप्लीकेसी करना है वो अलग बात, मैं उस मैटर में बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना अच्छा होता है। क्योंकि जब जरूरत होता है ना, जरूरत बोल के नहीं आता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर। कभी देखना जिंदगी में इमरजेंसी बोल के नहीं आता, कभी भी आ सकता है। मतलब अचानक ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस ओपन करना पड़ेगा, या फिर लोन लेना पड़ेगा। बिजनेस ओपन नहीं, मे बी लोन लेना पड़ेगा, लेकिन लोन किस मैटर से लोगे, किस कारण से लोगे, यू डोंट नो। या फिर कौन देगा आपको लोन। अगर कम से कम आपके पास एक बिजनेस लाइसेंस हो, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, कुछ टर्नओवर है, दिखा रहे हो आप, ठीक है, सरकार खुश हो जाएगा भाई ये बिजनेस है इसका। ठीक है, तो आपको बैंक जब वेरीफाई करेगा तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा ना। कुछ जगह में आप अपना राइट, मतलब चेक बॉक्स में, जो उन लोगों का जो लोन प्रोवाइड करने का जो चेक बॉक्स है उस पर आपको थोड़ा बहुत राइट मिल जाएगा। थोड़ा राइट से आपको थोड़ा लोन मिल सकता है ना। तो जरूरत में आपको बहुत काम आता है सर, इनकम टैक्स फाइल, रिटर्न फाइलिंग, एज वेल एज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सोच बूझ के कर सकते हो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जब छोटा बिजनेस है तब भी कर सकते हो, क्या पता कल बड़ा हो जाए, या बड़ा करना है, काम आएगा। So person not liable to be registered under section 2224 may get himself registered voluntarily. बढ़िया है। Unique identification number in respect of supplies to some notified agencies of United Nations organizations, यूएनओ में देना है, मल्टीनेशनल्स, ठीक है, मल्टीनेशनल लेवल पे आपको सप्लाई करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई करना है, या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस को, या ये देना है, तो फिर इस केस में आपको यूआईएन इशू किया जाता है। ठीक है, यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब आप बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई कर रहे हो और वो भी स्पेशल कैटेगरी इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो, तो तब आपको यूआईएन इशू किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत वाइटल पॉइंट था सर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सेक्शन में सारा बता दिया आपको। सर एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज, सर आपका जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है, आपको बोला गया था ना 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर दो, तो एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केसेस में आपका इफेक्टिव डेट क्या बन जाएगा, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन से आपको जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है, उसी डेट को आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। सर कैसे, वेट कर लो सर, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बोला ना, बताते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 days of the applicant becoming liable to registration, एप्लीकेशन सबमिट हुआ आफ्टर 30 days of the applicant becoming liable to registration, तो इस केस में इफेक्टिव डेट माना जाएगा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा गवर्नमेंट, उस दिन से आपका इफेक्टिव डेट काउंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इस डेट को समझाने के लिए क्या मैं एक एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ, देखते हैं सर, कुछ मिल जाए तो दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मे बी दिस वन, मे बी डिटरमाइन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ सही पकड़े हो, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन करने बोल रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। सर कैसे डिटरमाइन करोगे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज,
धामपुर शुगर सुना था, धामपुर फुटवेयर आ गया। धामपुर शुगर स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। प्रिया इज इन द क्लास, प्रिया स्टॉक मार्केट बड़ा एक्टिव होता है। प्रिया आवाज आ रहा है क्या आपको? ये देखो सर, मैं बोला ना धामपुर शुगर, वेरी फेमस स्टॉक मार्केट कंपनी। एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत पैसा कमाया धामपुर से। अभी थोड़ा मार्केट इसका नीचे जा रहा है। ये देखो सर, देख पा रहे सर, बोला ना 2021 से 2022 के एक सर्टेन लेवल तक इसका कुछ फंडामेंटल्स था। ब्राजील में शुगर प्रोडक्शन कम हुआ था, तो खेती नहीं हुआ था गन्ना का ब्राजील में। ब्राजील दुनिया का सब बहुत ही बड़ा देश है जहाँ शुगर बहुत बनता है। तो ब्राजील का मार्केट भारत को मिल गया था, और भारत के शुगर मिल्स ने क्या प्रॉफिट कमाया, 300 से 600, एक साल में डबल था। 100% रिटर्न कमाया था बहुत लोगों ने। समझे सर? सब फंडामेंटल्स होता है ना, फंडामेंटल समझ के अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है बड़ा मजा आता है। चलो, धामपुर शुगर नहीं, धामपुर फुटवेयर से ही खुश हो जाते हैं। कहाँ चला गया भाई पेन, क्या क्या दिक्कत है? धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली हैज एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। अच्छा, फुटवेयर है, गुड्स है ना, तो दिल्ली है, मतलब दिल्ली का बात है। दिल्ली हैज एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख, 1 सितंबर को क्रॉस कर रहा है। इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20th सितंबर। Registration certificate is granted to it on 25th September. Question is that effective registration date कौन सा माना जाएगा? मेहता टेली सर्विस इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ। तो आर्किटेक्ट क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख ऑन 25th अक्टूबर। समझ में आ रहा है सर? सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27th नवंबर। एक महीने बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड टू इन ऑन 5th दिसंबर। तो इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा दोनों केस में? बोलो सर, बोलो, आपका जवाब सुनने के लिए रेडी हूं। धामपुर फुटवेयर में एज वेल एज मेहता टेली सर्विस में। सर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आप लोग कनेक्टेड है कि नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा है? बोलो सर, किसका क्या इफेक्टिव डेट होगा? सर धामपुर का बात देख लेते हैं। एवरी सप्लायर बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन इफ इट्स टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख। इन दिस केस फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 22 के तहत इनका 40 लाख क्रॉस कर गया था, कब? 1 सितंबर को। तो इट बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन ऑन सेट डेट, है ना। फर्दर, since the applications for registration has been submitted within 30 days from such date, मतलब वो तो 1 सितंबर को उसका लिमिट क्रॉस कर गया था, लेकिन वो एप्लीकेशन जमा किया था 30 दिन के अंदर ही किया था ना सर, 20th सितंबर के अंदर किया था, 25th सितंबर को किया था, तो 30 दिन के अंदर ही किया था ना। एप्लीकेशन 20th सितंबर में, सही बोला था, 20th सितंबर को एप्लीकेशन डाला था, तो विद इन 30 डेज ही किया था। तो इफेक्टिव डेट क्या मानेंगे? सर्टिफिकेट मिला 25 को, 1 तारीख को मानेंगे कि 25 तारीख को मानेंगे? इफेक्टिव डेट 1 तारीख। 1 तारीख से सर, मतलब जिस दिन से उसका लायबिलिटी बना था, है ना। तो रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम registration is in 1st September. Application for registration have been submitted within 30 days from such date. The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration. जिस दिन से लायबिलिटी बनता है उसी दिन को इफेक्टिव डेट मान लिया जाएगा, ठीक है, अगर विद इन 30 डेज करता है तो। सर दूसरा क्वेश्चन था मेहता टेली सर्विस का, 20 लाख का क्रॉस कर गया 25 अक्टूबर को, एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं 27 नवंबर को, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है 5th दिसंबर को। क्या करेगा? इफेक्टिव डेट 5th दिसंबर, जिस दिन ग्रांट करेगा वो दिन लिया जाएगा। Since in the given case turnover of Mehta Daily Service exceeds the limit
20 lakh on 25th October, it becomes liable to registration on said date. Further, since the application for registration has been submitted after 30 days from the date of such persons becomes liable to registrations, 30 दिन क्रॉस करने के बाद क्या, registration shall be effective from the date of grant of registration. तो आपका registration date डिले हो जाएगा, है ना, ये डिले हो जाएगा. क्या सर बोलो, क्लिनिक ऑल क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। और क्या बताएं, बताने के लिए कितना कुछ है, दिमाग खराब होता है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. इफेक्टिव डेट समझ गए सर. सर कोई पेनल्टी भी देना पड़ता है क्या? 30 डेज क्रॉस हुआ था तो? हाँ अगर आप टाइम पे नहीं करते हो तो उसके लिए पेनल्टी भी है, ठीक है. उसके लिए एक पेनल्टी भी होता है कि अगर आप 30 डेज क्रॉस करते हो, लेकिन पेनल्टी का रेट मुझे भी याद नहीं आ रहा है. नॉर्मली अगर आप जितना देरी करोगे उतना आपको देना पड़ता है. तो देख लेता हूँ, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि अगर आप टाइम पे नहीं करते हो तो क्या पेनल्टी है. कंपल्सरी हाँ सर कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, मुझे याद याद नहीं नहीं आ आ रहा रहा। है, एक मिनट देख रहा हूँ. पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, conditions to be fulfilled. अच्छा चलो प्रोसीडियर देख लेते हैं एक बार, ठीक है. अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा या फिर क्लास में बता दूंगा. मुझे अभी फाइन का अमाउंट याद नहीं आ रहा है, ठीक है. कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें याद नहीं आता, कितना अमाउंट है नहीं है. लास्ट दिन शायद बोला था, है ना, लास्ट क्लास में बोला था ना फाइन के बारे में. 1000 रुपीज समथिंग कुछ, जितना डिले करोगे रजिस्ट्रेशन ना करने के कारण आपको फाइन देना पड़ता है, ऐसा कुछ एक था. लास्ट क्लास में बोला था मुझको. इसी में मैंने कुछ पॉइंट्स दिया था. हाँ ये वाला, सॉरी 1000 नहीं, 10,000. नॉट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, an offender not paying tax or making short payments has to pay penalty. अच्छा ये पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब अगर आप जीएसटी नहीं देते हो, शॉर्ट पेमेंट्स करते हो, ठीक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, आपको जीएसटी कर लेना चाहिए, तो 10,000 टका लग सकता है मिनिमम. पेनल्टी विल एट 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट ड्यू व्हेन द ऑफेंडर हैज डेलिबरेटली इवेड पेइंग टैक्सेस. ठीक है, अगर आप जानबूझ के रजिस्ट्रेशन ना किया और आपने जानबूझ के टैक्स चोरी किया तो 100% टैक्स आपको लग सकता है. मतलब जितना चोरी आप करोगे उतने का ही उतना ही आपको करना पड़ सकता है और मिनिमम 10,000 तक का फाइन लग सकता है. लेकिन 30 दिन के अंदर ना करने के कारण क्या लिमिट है इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर. ये तो मैं लास्ट वीक में बोल दिया था आपको. 30 दिन का कुछ है कि नहीं ये एक बार देखना पड़ेगा, मुझे ये याद नहीं आ रहा है. जियाउल ठीक है. कुछ है कि नहीं वो एक बार देख. बाकी ये वाला समझ में आ गया ना सर. अगर आप जीएसटी ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, जानबूझ के टैक्स इवेट करते हो, उसका 10,000 का है, या फिर वो 100% तक आपका, जितना आप इवेट करोगे उसका 100% तक आपका लग सकता है. बोलो सर समझ में आ रहा है. हाँ सर। Procedure for registrations. Procedure for registration has been depicted by way of a diagram as follows. ठीक है, every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall before applying for registration declare his PAN, mobile number, email address, state union territory, पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल. ठीक है, ये वाला जो आपको मैं शुरू से ही यहाँ पर शो कर रहा हूँ. कहाँ चला गया ये वाला, यहाँ पर जाके आप अपना डिटेल्स भरते रहो. ठीक है,
ये देने के बाद प्रोसीड करो, आपको बाकी डिटेल्स भी आ जाएगा, ओटीपी वगैरह आता है, इसका भी प्रोसेस डिटेल्स में लिखा रहता है कि क्या प्रोसेस है। अब जैसे ही आपने जीएसटी पोर्टल में जाके ये डिटेल्स दिया, फिर पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड, उसको वैलिडेट करना होगा। ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है, आज के डेट में बहुत ही सिंपल बात है। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस, ठीक है, पैन को वैलिडेट करना होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पोर्टल के थ्रू से। मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू इट, दैट इज ओटीपी। फिर आपको एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर दिया जाता है, क्या दिया जाता है सर? टीआरएन नंबर, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखेगा आपको, कहाँ चला गया, देख रहा है टीआरएन नंबर? हेलो, दिखाई दिया कि नहीं? टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, हाँ सर। ठीक है, एक टीआरएन नंबर भी आपको मिल जाएगा सर। ये फर्दर कम्युनिकेशन में काम आता है, ठीक है, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में भी करते हो ना, तो इंस्टीट्यूट भी इस तरह का एप्लीकेशन नंबर वगैरह देता है, टीएससीएस सीएमए वाले। वैसा ही टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यूजिंग टीआरएन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, along with specified documents of the common portal after undergoing other authentication for grant of registrations। जैसे अदर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है, अदर ऑथेंटिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशंस, on receipt of such applications an acknowledgement it is prescribed form shall be issued to the applicant electronic, कि भाई आपने भरा है, उसका एक्नॉलेजमेंट आपको देगा, उनको मिला है। The casual taxable person, जो कैजुअल है, रेगुलर नहीं है, applying for registration gets TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after said deposit। उनको डिपॉजिट देने के बाद ही, जो कैजुअल वाले हैं उनको डिपॉजिट देने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, बिकॉज वो रेगुलर नहीं है ना, तो उनको कुछ एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अब ये आपका एप्लीकेशन किसके पास जाएगा? जैसे आपने एप्लीकेशन डाल देगा ना सर, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास, ठीक है, पीओ, इनको यहाँ पर पॉपुलरली कहा जाता है पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। द प्रोसीडियर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस बाय पीओ इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2, ठीक है, ये पार्ट 2 चार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अब पीओ क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो आप देख लो। यहाँ पर थोड़ा सा झमेला है, बिकॉज वेरिफिकेशन का मैटर है ना सर, तो ये झमेला थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कितना दिन के अंदर क्या है नहीं है, इसका थोड़ा हिसाब किताब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लो ध्यान से। प्रॉपर ऑफिसर्स एग्जामिन्स द एप्लीकेशंस एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनके साथ जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेगा। इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर सब कुछ ऑर्डर वाइज है तो ठीक है, अगर येस है तो ये वाला फॉलो होता है, अगर नो है तो इधर जाते हैं। तो पहले क्या जानोगे, पहले येस देख ले क्या? चलो सर पहले येस देख लेते हैं, फिर नो में आएंगे। ओके सर, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है, 7 दिन के अंदर, within 7 working days from the date of submission of application without side verifications, if applicant successfully validate his other authentications, ठीक है, तो काम बनेगा। In case where applicant fails to undergo, does not opt for other authentications or PO applications, or PO deems it fit to carry out side verifications, the registration is granted within 30 days of application after side verification of site and prescribed documents, ठीक है। ये 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस फॉलो होगा। अगर अदर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो साइड वेरिफिकेशन करके लिया जाता है। अगर येस है तो ये था। अब जैसे येस के बारे में, येस के जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा ना सर, सक्सेसफुली वैलिड अदर ऑथेंटिकेशन जैसे ही हो जाता है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06, ठीक है, इस फॉर्म के थ्रू से वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। यहाँ पर पढ़ने के टाइम पे जितना लंबा आपको समझ आ रहा है ना सर, रियल लाइफ में काम जब करोगे तो इतना लंबा नहीं फीलिंग आएगा, क्योंकि वो पाई टू पाई एक के बाद एक हो जाता है ना। प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट, अच्छा रिजेक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जैसे ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 06 में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन 06 में हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट आता है सर, प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर वो किसी कारण से फॉर्म को रिजेक्ट करता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में, ठीक है, और साथ में क्लैरिफिकेशंस भी देना पड़ेगा।
Clarification includes modification, correction of particular declared in the application for registration other than PAN, state or mobile number and email address. Because PAN, state and mobile number and email address पहले ही वैलिडेट हो चुका है. इसके अलावा कोई और चीज अगर रेक्टिफाई करना है तो उसके बारे में कौन बोलेगा? पीओ बोलेगा, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा. ठीक है. लेकिन सर ये तो हो गया अप्रूवल के टाइम पे रिजेक्शन का पॉइंट और अप्रूवल का टाइम. अगर सब कुछ एज पर ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी पीओ के पास पहुंचना चाहिए था, अगर वो एज पर ऑर्डर नहीं है तो क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस भेजा जाएगा. कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर. फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट से, देयरबाय सीकिंग क्लैरिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट. क्लैरिफिकेशंस मांगा जाएगा और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा. ठीक है, जो कुछ उनको नहीं मिला है. नोटिस में भी इशूड नॉट लेटर देन 30 डेज. नोटिस जो 7 दिन के अंदर था वो 30 दिन के अंदर कम से कम कर लेना चाहिए फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और पीओ डीम्स इट फिट टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन. ठीक है, अगर कुछ कारण से आधार ऑथेंटिकेशन का कुछ प्रॉब्लम रहा है तो इस केस में 7 दिन की जगह वो 30 दिन के अंदर भी कर सकता है. ऐसे एप्लीकेशन से एप्लीकेंट से पीओ ने सब कुछ मांग लिया. इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस और डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, अगर ये यस है, इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, और अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है, देन सेम प्रोसेस विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट एंड इंफॉर्मेशंस और क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्टर. ठीक है सर, सिंपल मैटर है. हाँ है तो जो है, ना के बाद भी अगर प्रोसेस ठीक हो गया, ठीक है, तो आपका हाँ हो जाएगा. लेकिन अगर उस टाइम पे भी ना हो गया तो, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, ये प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, जो मैं आपको पहले ही बोल दिया. अगर प्रॉपर ऑफिसर को किसी कारण से रिजेक्ट मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा. ठीक है, और ये सब रिकॉर्डेड इन राइटिंग में देना पड़ेगा कि भाई ये चीज के कारण मैंने रिजेक्ट किया. सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब मान लेंगे कि अप्रूवल हो गया. कैसे? डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस मतलब आपने अप्लाई किया था, पीओ ने कुछ जवाब नहीं दिया. इफ पीओ फेल्स टू टेक एनी एक्शंस, मतलब रिजेक्शन के बाद पीओ ने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर रिजेक्शन के बाद पीओ ने कोई जवाब नहीं दिया, पीओ के तरफ से आपको कुछ नहीं मिला, या फिर रिजेक्शन हो गया था, सॉरी नॉट रिजेक्शन, सर्टिफिकेट ग्रांटिंग के बाद पीओ ने आपको अलग से कुछ बोला नहीं. ठीक है, सर्टिफिकेट ग्रांटिंग के बाद आपको पीओ ने कुछ बोला नहीं, तो मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है. कैसे? Within 30 days from the date of submission of application, in case where registration is to be granted after physical verification of the premises of a person, मतलब जहां आपका बिजनेस है, who fails to undergo आधार ऑथेंटिकेशन, जो आधार ऑथेंटिकेशन करने में फेलियर रहा है, उनका प्रीमाइसेस को फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा, और डज नॉट ऑप्ट फॉर द सेम और वेयर पीओ डीम्स इट फिट टू कैरी आउट साइड वेरिफिकेशंस. ठीक है, अगर ये विद इन 30 डेज के अंदर नहीं हुआ है, within 7 days from the date of submission of application in case other than above, अगर पहले से अलग है, within 7 working days from the date of receipt of clarification, information or documents furnished by the applicant. ये सभी केस में मैं बोल रहा हूँ कि if PO fails to take any actions within 30, within 7, application for grant of registration shall be deemed to have been approved. तो मान लिया जाएगा जो ग्रांट हुआ था वो अप्रूव हो गया. अगर पीओ की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन फर्दरली 30 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर या फिर अनदर 7 दिन के अंदर, जो अलग अलग केसेस मैंने अभी आपको बताया, ये अगर किसी कारण से नहीं मिला है तो मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल चुका है. दिस इज कॉल्ड डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस. बोलो सर. था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. ये तो मैं आपको क्या है, ये आपको मैं बस पॉइंट वाइज समझा दिया, थ्योरेटिकली समझा दिया. बाकी जब आप काम करोगे एक बार देख के चले जाना. ठीक है, जब आप फार्म में आपको बोलेगा भाई कल से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक बार नोट्स फॉलो थ्रू करके फिर चले जाना फार्म में या कंपनी में और करने बैठ जाना, या फिर कल आप जब अपना खुद का जीएसटी का काम चालू करोगे, सिमिलर प्रोसेस फॉलो करने के लिए आप थोड़ा सा इसको रेफर करना और काम के पीछे लग जाना. समझ में आ गया सर कि कैसे होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? बोलो. जीएसटी रजिस्ट्रेशन স্যার একবারই তো হয়, बार होगा ना.
হ্যাঁ স্যার, एक ही बार होगा ना, तो बार बार क्या रजिस्ट्रेशन करोगे? হ্যাঁ স্যার, ওটা তো বলছি। जैसे तुम लोग का रजिस्ट्रेशन, तुम लोग फाउंडेशन में रजिस्टर, हाँ बोलो। सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो 90 डेज का होता है, शायद उसका बोल रहा है। अच्छा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हाँ वो भी हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर बाद में आपको री रजिस्टर करना पड़ता है, इस तरह का कुछ होता है टेम्पोररी लेवल में रजिस्ट्रेशन, जैसे इंस्टीट्यूट को करता है ना आप लोगों के साथ, ठीक है, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रहता है, फिर उसको फिर से परमानेंट किया जाता है, हाँ वो तो होता है, लेकिन एक बार आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी इंस्टीट्यूट से मिल जाता है वही आपका फाइनल तक रहता है ना सर। হ্যাঁ স্যার, মানে ওটা পার্মানেন্টলি যদি করে তাহলে তো স্যার একবার, আর যদি স্যার এরকম করতে থাকে তাহলে नॉर्मल चलती থাকবে যত। अगर हाँ, अगर प्रोविजनल चलता है तो फिर प्रोविजनल का एक सर्टेन लिमिट ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। স্যার ধরুন, Permanent- ওই যে স্যার ধরুন প্রফেশনালে যদি করে স্যার, ধরুন 90 ডেজ এর পর তো আবার একটা করতে হচ্ছে, তাহলে স্যার সেই ক্ষেত্রে গিয়ে কি ধরুন আগে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছিল সেটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে? हाँ কয়েকটা ऑब्वियसली, हाँ हाँ चेंज होगा, जरूर चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा ऑन दैट सिचुएशंस, क्या उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस में वो लोग कर देता है, बट ये बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो सर, मैं ये इसको पूरा समरेटिकली पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स जानना है ना, ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर देखो, एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, कैसे आधार ऑथेंटिकेशन होता है वो भी यहाँ पर मेन नोट्स के अंदर मैंने देके रखा है, तो लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया गया है, आप चाहो तो ईच एंड एवरीथिंग जाके पढ़ सकते हो, ये नोट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। प्रोसीडियर तो देख ही लेना सर, प्रोसीडियर के साथ साथ आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है वो भी यहाँ पर बोला है, ठीक है। हाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज डन, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है, न्यू एप्लीकेंट के टाइम पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो क्या होगा, हर चीज एक एक पॉइंट में बोला हुआ है। where Aadhaar number is not assigned, ठीक है, इन केस ऑफ ए न्यू एप्लीकेंट, तो अलग अलग सिनारियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो हर सिनारियो के लिए हर प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर हाजिर रहेगा, मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना सर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा सर, वेरी सिंपल प्रोसेस प्रोसीड्यूरल सिस्टम है, ठीक है, तो आपको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना चाहिए। जीएसटी का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ तो मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business. Proper place of business नहीं है, अलग स्टेट में भी आ गया है, कैजुअल टैक्सेबल। Such person needs to register in state from where he seeks to supply as a casual taxable person. तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। NRTP, a non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India and for that he needs GST registration. तो एक हो गया NRTP, एक हो गया कैजुअल टैक्सेबल, ठीक है, जो स्टेट में डिपेंड करता है कि दूसरे स्टेट में आके बिजनेस करना चाहता है, कभी कभी करता है उनके केस में, तो इनके केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर आप कैजुअल हो या फिर आप एनआरटीपी हो, तो जीएसटी लॉ प्रेस्क्राइब स्पेशल प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑल्सो फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेशन पीरियड ऑफ सच कैजुअल और नॉन एनआरटीपी। एक्सटेंशन भी कर सकते हैं कि भाई इतना दिन के लिए था, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। इनको एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई, सप्लाई करने से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका इनवैलिड हो सकता है सप्लाई। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर दे मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, एडवांस टैक्स जमा करेगा एस्टिमेटेड टैक्स का, ठीक है, फिर जाके उनको पीरियड एक्सटेंशन मिलता है। Registration is granted to them for the period specified in the registration application or 90 days from the effective date of registration. यही वाला बात कर रहे थे आप लोग तब 90 डेज का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, चलो ये भी देख लो। Except for the changes in some core information in the registration applications, a taxable person shall be taken to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. In case there is a change in core fields of information, the taxable person will apply for amendment within 15 days of event necessitating the change the proper officer then will approve the amendment within 15 days, ठीक है, अगला 15 दिन के अंदर उसका अप्रूवल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट। फॉर चेंजेस इन नॉन कोर फील्ड्स, अगर कुछ नॉन कोर फील्ड्स का मैटर है, नो अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर इज रिक्वायर्ड एंड द अमेंडमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन ऑन द कॉमन पोर्टल।
अब आपके मन में चल रहा है सर ये कोर फील्ड क्या है, इसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हो। कोर एरियाज, ठीक है, यहाँ पर कोर एरियाज का भी एक डिटेल्स दिया हुआ, फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो permissions of proper officer required if change relates to core field of information. Hence, such change does not warrant cancellation of registration under section 29. Legal name of business, address of PPOB, APOB, ठीक है, प्लेस ऑफ मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव, कोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप एक बार ये चार्ट फॉलो करोगे तो आपको कोर इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। Change of these two particulars shall be applicable for all registrations of registered person obtained under provision of this chapter on same PAN, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन के बिना आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी कोई भी ऑपरेशन मतलब चेंज करना हो, अमेंडमेंट करना हो, आप कर सकते हैं। कोर एरियाज, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन कोर एरिया है तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, ठीक है। नॉन कोर एरियाज का बात है तो अमेंडमेंट कैरिड आउट ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल में खुद जाके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, PO will serve an SCN, मतलब so cause notice why application for amendment should not be rejected. If registered person applies to notice within 7 working days, if reply for satisfactory within 7 working days, receive reply. सिंपल प्रोसीजर दिया गया है, अगर आप एक बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल बोला है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बोला ना अभी, इसको सिंपल वे में बता के रखा कि किस तरह से 15 दिन के अंदर होता है। अगर कोर मैटर नहीं है तो PO की जगह आप खुद भी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट देख लो, कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दो पॉइंट है, एक प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, और एक हो गया आपका कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन। ये दोनों एरिया होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा पॉइंट एक बार मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कुछ डेप्थ में आपको कुछ देखना है, केस लॉ देखना है, क्वेश्चन आंसर देखना है, आप खुद से एक बार देखो, कुछ डाउट रहे तो मुझे जरूर पूछो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड आइदर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा ड्यू टू फॉर एनी फेलियर, या फिर आप जाके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। कब करा सकते हो सर? सर जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है, ट्रांसफर्ड होता है, अमलगामेट होता है, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या आप जाके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करोगे, ठीक है। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब बिजनेस का पर्पस चेंज हो रहा है, तो भी आपको चेंज कर लेना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर्ड और इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए सर, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन। रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रिस्क्राइब प्रोविजंस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कुछ रूल को तोड़ा है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स, 6 महीने से रिटर्न नहीं भरा। अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, कॉम्पोजिशन के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ सर, ठीक है। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर में हो, ठीक है, जो रेगुलर में नहीं करता, साल में एक बार रिटर्न फाइल करते हैं और एक सर्टेन अमाउंट पे टैक्स पे करते हैं, 3 मंथ्स अगर नहीं करते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है थ्रू प्रॉपर ऑफिसर। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड ऑफ द बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। आप कुछ जाली कागजात देके मिस्टेक कर, फ्रॉड चीजों के ऊपर बेस करके आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाया तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। Once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registrations, proper officer may suspend his registrations during pendency of proceedings relating to cancellation of registration filed by such registered person. प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का, ये भी यहाँ पर बोला है, देखो। Where the registered person applies for cancellation, ये एक प्रोसेस है। Where the proper officer cancel the registrations, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, और अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक बार देख लो सर। The registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days occurrence of the event warrant cancellation in prescribed form, furnishing the details of inputs held in stock or input contained in semi-finished goods, जो भी आपके बिजनेस में डिटेल्स है, finished goods held in stock, of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, payment if any made or relevant documents, जो भी डिटेल्स है आपके बिजनेस रिलेटेड सबमिट करो। अब इसको पीओ देखेगा, ऑब्वियसली आप सबमिट करने से नहीं होगा, पीओ को भी देखना होगा।
proper officer shall issue the order of cancellation within 30 days of submission of application for the same. ठीक है, लेकिन रिवोक भी कर सकता है. ठीक है, अब पीओ क्या, अगर पीओ खुद करेगा, पीओ shall issue SCN, so cause notice. SCN मतलब so cause notice to the registered person who has to reply to said notice within 7 days. so cause notice भेजेगा तो 7 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा कौन, रजिस्टर्ड पर्सन. प्रोसीडिंग shall be dropped, अगर प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दिया गया उनके अगेंस्ट में. If reply to so cause notice is satisfactory, where instead of replying to so cause notice, person furnishes all the pending returns and makes pending payments of tax along interest and late fee, जो भी उनका पेमेंट था, ठीक है, वो सब कुछ उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो जो भी प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा था उसको छोड़ दिया जाएगा. कैंसिलेशन ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन डेज, विद इन डेज 15 डेज, 30 डेज ही होगा. यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड मैं यहाँ देख लेता हूँ डेट एग्जैक्टली क्या होगा. सर तो मैं बोल दिया, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकते हैं. 30 डेज का ही टाइमिंग होना चाहिए, 15 डेज और 30 डेज. इसमें कुछ प्रिंटिंग डिस्कशन डिफिकल्टीज आ गया सर. रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं, इसके ऊपर में है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप ये भी गो थ्रू कर सकते हो. Date of cancellation, so cause notice 30 days. हाँ 30 days. Where registration is person liable to be cancelled, proper officer shall issue the order of cancellation of registration within 30 days from the date of so cause notice. Yes. ठीक है, 30 दिन का ही है. फिर भी मैंने एक बार देख लिया, अगर बाई चांस 15 दिन है, ये सब डेट का खेल है, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है. ठीक है सर. रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, खुद आके करेगा. द टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 डेज. एक्सटेंसिबल बाय 30 डेज बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर एंड बाय फर्दर 30 डेज बाय कमिश्नर. मतलब आप एक्सटेंड कर सकते हो, अगर सुओ मोटो करके ऑफिसर ही कैंसिल कर रहा है, ठीक है, of service of cancellation order requesting the officer for revoking the cancellation order by him. However, before so applying, the person has to make good the defaults. मतलब अगर कुछ उनका बाकी वगैरह है, the filing all pending returns, making payment of all dues and so for which the registration was cancelled by the officer. If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation earlier ordered by him. However, if the officer concludes to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing on the issue. मतलब क्यों नहीं, उनका सारा का सारा डिटेल्स उन्होंने सबमिट नहीं किया तो फिर कैंसिल नहीं करेगा. ठीक है, कैंसिल रिवोक कर देगा. ठीक है, मतलब आपका कुछ भी पेमेंट वगैरह बाकी है, आप बिजनेस को बंद करके जाना चाहते हो, गवर्नमेंट का कुछ पेंडिंग्स है, आप बंद करके जाना चाहते हो, ये अलाउ नहीं करेगा. तो बेसिकली क्यों है, किस लिए है, सारा पॉइंट देखेगा तब जाके आपको जाने देगा. बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप एक बार देखोगे क्या सर खुद से. हाँ, Pure Oils Delhi has supplied machine oil and high speed diesel in the month of April as per details given in the table below. Pure Oils is not yet registered. Supply of machine oil in Delhi 15 lakh, supply of high speed diesel in Delhi 10 lakh, supply of machine oil made in Punjab by Pure Oils from its branch located in Punjab 10 lakh. ठीक है, ये सभी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. हाँ सर, क्या प्योर ऑयल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या लगता है? ऐसे तो ओवरऑल 35 लाख का हो रहा है, लेकिन ऐसे आपको क्या लग रहा है, बोलो. हाँ करना होगा. हाँ, प्योर ऑयल को रजिस्ट्रेशन करना होगा ना सर. चलो देख लेते हैं किस तरह से आंसर लिखना चाहिए. सर एज पर सेक्शन 22 री नोटिफिकेशन नंबर दिस वन, ठीक है, जो 2019 को आया था. The supplier is liable to be registered in the states and union territory from where he makes a taxable supply of goods or other services if his aggregate turnover in a financial year exceeds the threshold limit
The threshold limit for a person making exclusive interstate supply of goods is as under 10 लाख for special category states, 20 लाख ये सब प्रोविजंस है, ठीक है, जिसमें 10 लाख किसका है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड का है, 20 लाख किसका है, अरुणाचल, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड का है, और 40 लाख किसका है, रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग ऑफ सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल ऑयल, ये सब मैं लास्ट क्लास में बता के रखा। अच्छा, हमारे इस केस में क्या हुआ वो देख लेते हैं सर। द थ्रेशोल्ड लिमिट for person making exclusive taxable supplies for service of supply of both goods and services are under 10 लाख मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर के लिए, 20 लाख फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, सर्विस के केस में, और 22 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में भी बोल के रखा है। तो the above is computed on all India basis. Further, the aggregate turnover excludes central tax, state tax, Indian territory tax, integrated tax, and says, moreover, the value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge is not taken into account for calculation of aggregate turnover. So section 9 subsection 2 provides that GST is not leviable in 5 petroleum products, that is petroleum crude, motor spirit, high speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel. थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है सर, ठीक है, exempted कैटेगरी यहाँ पर आ गया। As per section 2 subsection 47, exempt supply includes non-taxable supplies. The supply of high-speed diesel in Delhi, being a non-taxable supply, is an exempt supply and is therefore includable while computing aggregate turnover. In the backdrop of the above-mentioned discussion, the aggregate turnover of pure oils for the month of April is computed as under. तो aggregate turnover में क्या count होता है ये मैंने last week भी समझा दिया था। तो हमारे केस में aggregate turnover में exempt supplies को include किया जाता है। Supply of machine oils 15 लाख, high-speed diesel दिल्ली 10 लाख, प्योर ऑयल्स मशीन ऑयल पंजाब से है जो 10 लाख का, तो एग्रीगेट टर्नओवर तो 35 लाख का हुआ। प्योर ऑयल इज मेकिंग एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हेंस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन वुड बी 40 लाख, बिकॉज ये कहां से है सर, दिल्ली से है। सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, प्योर ऑयल्स इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। दिल्ली तो 40 लाख कैटेगरी में आता है ना सर। अरे हाँ, पंजाब दिल्ली है इसीलिए ना, देखा सर, इतना सब पढ़ने के बाद भी हम लोगों से স্যার অন্য কোনো গুডস হলেও তো হতো, हाँ অন্য কোনো কিছু গুডস হলেও সেইভাবে আসতো না স্যার, 40 লাখ তো টার্নওভার হচ্ছেই না। हाँ ऑब्वियस, बट एक चीज देखना है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी गुड्स अगर है तो उसका प्रोविजंस आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जैसे कि सीए के एग्जाम में एज वेल एज सीएम एग्जाम में आपको लिखने का जरूरत पड़ सकता है, सीएस के केस में आप पढ़ के देख लो, समझ में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से जवाब दे दो, ठीक है। लेकिन प्रोविजंस के हिसाब से एग्जेम्प्टेड गुड्स नॉर्मली काउंटिंग नहीं होता है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है, ये मैं लास्ट वीक बता के रखा था। इसलिए 35 लाख ऐड तो हुआ, बट 40 लाख तो लिमिट क्रॉस नहीं किया, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है सर, अगर आप एक एक क्वेश्चन को घर में बैठे बैठे अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हर एक मैटर, नॉट जस्ट क्वेश्चंस, इवन मैट के अंदर, मतलब जो डिटेल्स मैट के अंदर आपको डिफरेंट केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स मिलेगा, ठीक है, और फ्लो चार्ट के थ्रू से बहुत सारा चीज समझा के भी रखा है। तो मैं आपको इतना बोलता हूँ सर, आप लोगों को मैं क्लास शेयर, सॉरी मैट वगैरह और शॉर्ट नोट शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सब तो कुछ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है, बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और एक जो भी है देखिए, पहले आप पढ़िए, कुछ सवाल हो तो फिर बाद में कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास तो ई वे बिल वगैरह का कुछ डिटेल्स है जीएसटी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट जीएसटी का हो ही गया है सर, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। सारा लेक्चर्स को एक करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, टाटा।